नमस्कार, मैं हंसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में बनेगा संभाग का तीसरा बड़ा 400 केवी का जीएसएस। जिले के उपभोक्ताओं को मिलेगा उच्च गुणवत्ता की बिजली। भेजा प्रपोजल। टाउन में नगर परिषद ने हटाए अवैध कब्जे। काली माता मंदिर टूटा तो रोने लगा वहां का सेवादार। बाबा रामदेव मंदिर तोड़ा तो लोग बोले खुदकुशी करनी। टाउन फूड ग्रेन चुनाव में अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर अब सीधी भिड़ंत। निर्विरोध सह सचिव चुने गए रमेश बाजपा। मकान टूटने की सदमे में प्रौढ़ की मौत। सड़क पर आए परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। अब खबर विस्तार से। जिले की बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर है कि अब राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने जिले के विद्युत तंत्र में स्थायित्व लाने की कवायद शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले में संभाग का तीसरा बड़ा 400 केवी का ग्रिड सब स्टेशन बनने जा रहा है। इसके लिए डिस्कॉम ने प्रपोजल तैयार कर सरकार को भिजवाए हैं। जल्द ही इसे स्वीकृति मिलने की भी उम्मीद है। राजस्थान राज्य प्रसारण निगम के अधिकारियों के मुताबिक हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के लिए यह 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। इसका निर्माण दोनों जिलों के सेंटर यानी पकासारना में होगा। इसके लिए डिस्कॉम ने 80 बीघा जमीन की जरूरत बताई है। यह जीएसएस बनने के बाद विद्युत तंत्र में स्थायित्व आ जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में 220 केवी सूरतगढ़ थर्मल में आने वाली लाइनों पर लोड अत्यधिक बढ़ गया है। इससे आए दिन कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। इस जीएसएस का निर्माण करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से होगा। फिलहाल जिले में एक दिन की 350 मेगावाट बिजली की खपत है, जो कि आबादी के हिसाब से कम है। ऐसे में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली नहीं मिल पाती। वहीं हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है, तो कृषि बेड के लिए भी यह जीएसएस फायदेमंद होगा। डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक अगर जिले में 400 केवी का जीएसएस बन जाता है तो उपभोक्ताओं को बिना फॉल्ट की बिजली मुहैया हो सकेगी। वहीं कम वोल्टेज की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही अंतिम छोर तक उच्च गुणवत्ता की बिजली पहुंचेगी। लोगों को मांग के अनुरूप बिजली मिल सकेगी। नए कनेक्शन आदि में भी समय कम लगेगा। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा पिछले साल में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 4 जीएसएस बनाए गए हैं। पल्लू, टिब्बी, रावतसर और फतेहगढ़। चूँकि भविष्य में लोड की ग्रोथ को देखते हुए यहाँ 400 केवी सब स्टेशन की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे द्वारा इसका प्रस्ताव बनाकर तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस भेजा जा चुका है, जिसकी जल्दी ही स्वीकृत होने की संभावना है। उससे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों को जो पीक सीजन में गर्मी की और एग्रीकल्चर के सीजन में व्यवस्था सुचारू रखने में जो परेशानी होती है, उससे निजात मिल सकेगी। टाउन में नगर परिषद ने बुधवार को 4 जगह अतिक्रमण तोड़े। खास बात यह रही कि नगर परिषद की टीम ने धार्मिक स्थल भी धराशायी कर दिए। ऐसे में जहां काली माता मंदिर का एक सेवादार रोने लगा, तो वहीं बाबा रामदेव मंदिर और सूफी मंदिर तोड़ने पर महिला और पुरुषों ने खुदकुशी करने की चेतावनी दी थी और नगर परिषद अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। देखिए ये रिपोर्ट। नगर परिषद की टीम ने बुधवार को टाउन में अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। टाउन गुड़ मंडी, नई मंडी, पंप हाउस के पास चिल्ड्रन स्कूल, सांसी बस्ती आदि में अतिक्रमण हटाए गए। सुबह 10 बजे शुरू की गई कार्रवाई में एसएस फैक्ट्री के सामने बने मां काली के पक्के गुंबद को भी जेसीबी की सहायता से ढाया गया। हालांकि मंदिर में रखी मूर्ति बाबा को सौंप दी गई। ऐसे में मंदिर के सेवादार ने अतिक्रमण टूटने पर पीड़ा भी व्यक्त की। सेवादार बाबा निर्मल का कहना था कि यह मंदिर 20 साल पुराना है, लेकिन नगर परिषद ने इसकी परवाह तक नहीं की। सेवादार मंदिर टूटने के बाद वहां रखी काली की प्रतिमा के चरणों में झुककर रोता हुआ नजर आया, लेकिन इस बीच नगर परिषद की टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। सुनिए मंदिर टूटने पर सेवादार ने कैसे पीड़ा व्यक्त की। ना रखी बड़ा फट्टा वाले चाल अब मैं क्या करूं? बाबू समाज आज नेता
अरे देवी देवता क्या गलती किया है जो ऐसी जगह कभी प्लाट भी देना चाहिए, इसकी मंदिर बनवाना चाहिए। बाबू लोग मैं आए थे सेवा करने के लिए, जो माँ दर्शन दिया था, जो हम इनके चरणों में आए हैं। आज माँ मेरे से दूर हो रहा है तो हम भी दूर हो रहे हैं माँ से। हम तो सोचते थे कि बाबू कहीं बना देगा प्लाट देके इसकी मंदिर हम पूजा करेंगे, लेकिन बाबू ने प्लाट भी नहीं देकर सीधे हथेली कर रहा है हमारे साथ में। ये एसल फैक्ट्री के पास है काली मंदिर। ये पुरानी बनी हुई है, कम से कम ये 20 सालों से। ये बनाने वाला यहाँ कोई अफसर ही था सर। हम तो एक सेवक है निर्मल दास, और ये कुटिया तोड़ रहा है और मंगलनाथ है। हाँ, ये तोड़ने के लिए आ गए हैं बाबू। हाँ, प्रशासन से इस पर कार्रवाई किया जाए। मंदिर के सामान है बहुत ही इसमें। मूर्ति किस चीज़ की है इसमें? काली जी का, काली और भैरव और गुरु गोरखनाथ, काली मंदिर। अपना मंदिर टूटता देख मंदिर का सेवादार इधर उधर भटकता रहा, कभी रोने लगा तो कभी दुख जताता रहा। ऐसे में वहां पहुंची पुलिस ने उस सेवादार से समझाइश कर एक जगह बैठ जाने की बात की। वहीं अतिक्रमण तोड़ने आई टीम का कहना था कि यह कब्जा किया गया था। 2 हफ्ते पहले ही इनको मोहलत दे दी गई थी, लेकिन इन्होंने स्वयं नहीं हटाया तो अतिक्रमण की टीम ने यह कार्रवाई की। इस बारे में नगर परिषद एएन बंता सिंह ने जानकारी दी। ये नगर परिषद की ज़मीन पर कब्जा था और पहले भी यहाँ कब्जे हटाए गए थे। इनको सामान होने की वजह से इनको थोड़े टाइम की मोहलत दी गई थी, और अभी 2 हफ्ते पहले इनको 3 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने नहीं हटाया, तो इसको हटाने के लिए आज नगर परिषद द्वारा ये कब्जा हटा दिया गया। कहाँ और भी है सीमित? और गुड़ मंडी में है साहब एक छोटा जी, उसको हटाएंगे। उसके बाद में चिल्ड्रन स्कूल के पास छोटे मोटे हैं, उनको हटा देंगे। ये एरिया कौन सा पड़ता है सर? ये तो धान मंडी एरिया है जी, रेडू बस्ती के पास, धान मंडी के उत्तर साइड में। टाउन में सांसी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद की टीम ने बाबा रामदेव मंदिर और सूफी मंदिर भी तोड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने नगर परिषद के खिलाफ रोष प्रकट किया। लोगों का कहना था कि इस बारे में नगर परिषद ने कोई सूचना नहीं थी। वहां के नागरिकों ने कहा कि खुद पार्षद ने यह मंदिर बनवाया था। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, विनोद कुमार मुर्दाबाद, सुरेंद्र गौड़ मुर्दाबाद, गणेश वात्सल मुर्दाबाद, कमीशन मुर्दाबाद। ये मंदिर फोड़ दिया हमारा बिगर सूचना के, बिगर नोटिस के। आज से थोड़ी 50 साल हो गए बने हुए थे। तो हमारा सत्संग भवन बनाया हुआ था, साधु संत आते हर साल, माह के महीने पूर्णमासी को भंडारा लगता है, तो जितने भी आते थे हमारा प्रबंध करा हुआ था। बिगर सूचना आज पता नहीं क्या हो गया, कितने साल हो गए, और इन्होंने आके ये मंदिर को फोड़ दिया बिगर सूचना के। किस चीज़ का मंदिर है? बाबा रामदेव का मंदिर है। अंदर क्या कुछ तोड़ो? अंदर मूर्ति है बाबे की। हाँ, वो सब अंदर ले सकते हैं फोटो। प्रशासन हमारा मंदिर बनाओ, हमारे बिगर सूचना हमारा नुकसान करा। ये कहना चाहते हैं, यहाँ 2 मंदिर बने हुए हैं, एक बाबा रामदेव जी का, एक सूफियाना। उनको नगर पालिका ने बिगर सूचना तोड़वाया है। तो कोई हमें सूचना ना मिली है, हमारा नुकसान किया है, वो नुकसान नगर पालिका को भरना पड़ेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर हमारा भरना नहीं भरेगा मंदिर का तो हम खुद खुशी कर लेंगे, ये हमारा कहना है। 10-10 रुपये करके इकट्ठा करके बनाया, 60 सालों से पुराना मंदिर है। 2 मंदिर है, एक सूफियाना मंदिर है, एक बाबा राम शाह का मंदिर है, और सुरेंद्र गोंद पार्षद, ये सारा काम पार्षद ने करवाया है, पार्षद को भरना ही पड़ेगा। वहीं टाउन में कब्जा हटाने को लेकर तोड़े गए अतिक्रमण मदद अली का मकान भी तोड़ा गया। मंगलनाथ डेयरी के पास बने मदद अली के मकान को ध्वस्त करने की खबर जैसे ही मदद अली को मिली, वह खेत से घर पहुंचा और मलबे के ढेर को देख सदमे से उसकी मौत हो गई। टाउन के वार्ड 44 मुखर्जी कॉलोनी में मकान टूटने के सदमे से प्रौढ़ मदद अली की मौत हो गई। मदद अली पुत्र भादर का मकान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तोड़ दिया गया। बताया गया कि जब मकान टूटने की जानकारी बेटे ने अपने पिता को फोन पर दी तो सदमे से उसकी मौत हो गई।
अतिक्रमण की कार्रवाई में पहले मकान टूटा तो पूरा परिवार सड़क पर आ गया और उसके कुछ ही देर बाद पिता का साया जब इस परिवार से उठा तो मानो एक साथ इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का सामान सड़क पर था तो पिता के शव के पास उसकी 7 बेटियां रोती बिलखती नगर परिषद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार बता रही थी। जानते बक्कू नु फोन करनी हमें आपका बक्कू ला नगर पापा नु फोन मेरा प्यार ला दे बच्चा रे मेरे बाप ला देंगे कि ये लोग नगर पाने वाले हैं। मेरे पापा को इन्होंने मार दिया, मकान तोड़े 50 साल से मेरे पापा बैठे हैं, आज मेरे पापा नहीं रहे, इन्होंने मकान तोड़ दिए। जब तक ये नगर पाने वाले जिम्मेदार इनके, सारे जिम्मेदारी इनकी है। हम 7 बहने हम तो सड़क पे आ गए, हमारा पापा चला गया हमारे को छोड़ के। जब तक मेरे पापा ने को यहाँ पे मकान नहीं देते, कोई इंसाफ नहीं देते, मेरे पापा को मिट्टी नहीं देंगे हम लोग। मैं आग लगा दूंगी गुड़ेस्ती को, पर ये मैं कभी मेरे पापा को नहीं लेके जाऊंगी। नगर पालिका वाले जिम्मेदार है इनके। जब तक मेरे पापा को इंसाफ नहीं मिलेगा हम मेरे पापा को मिट्टी नहीं देंगे। हमको घर से बेघर कर दिया इन लोगों ने, हमारा पापा छीन लिया, हमारा घर छीन लिया। आप मकान तोड़ रहे थे तो आपके पापा हमारे पापा ने मेरे पापा नहीं थे, सदमा लग गया मेरे पापा को। हमारे पापा भी मेरे पापा को पता लगा मेरा पापा ने सांस उठ मेरे गया, पापा मेरे ने पापा सब का तोड़ दिया। मेरे जब फोन किया मैं, जब भी मेरा पापा ने सांस तोड़ दिया। मेरा पापा हम सब मेरे हाथों में मेरा पापा ने मेरे हाथ सांस सारी चीज के जिम्मेदार नगर पालिका वाले हैं, कोई नहीं है। मेरे पापा नहीं, मेरे पापा ला देंगे क्या? मेरे पापा कहाँ से लाएंगे? हम कहाँ जाएंगे हमारे पापा के अलावा? हमारा कोई नहीं है, हमारे भाई छोटे हैं और 7 महीने हम कहाँ जाएंगे? हमारी अम्मी कहाँ लेके जाएंगे? हमारी मम्मी को सुनता नहीं है, हमारे पापा रहे नहीं है, हमारे भाई छोटे। कौन साफ चाहिए हमारे को, कुछ नहीं चाहिए हमारा पापा को, जब तक मिट्टी नहीं दे जाएंगे। देश की 10 ट्रेड यूनियन की ओर से निजीकरण के विरोध में देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। इसी संबंध में बुधवार को सीटू ने जंक्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें ठेका प्रथा बंद करने, निजीकरण बंद करने, कृषि अध्यादेश निरस्त करने आदि मांगों रखी गई। माकपा के रामेश्वर वर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। आज देश के अंदर 10 जो कैंडिडेट ट्रेड यूनियन हैं उन सब का साझा प्रोग्राम था, जिसके अंदर सरकार नई आर्थिक नीतियां लेके आई हैं। उन आर्थिक नीतियों में निजीकरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है और देश के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं, चाहे बैंक हो, LIC हो, हॉस्पिटल हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, आपके ये कारखाने हैं जो कोयले की और दूसरे कारखाने हैं, या शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, ये सारे सरकार जो है इनको निजी हाथों में दे रही है। हमारे रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, हमारी ट्रेन जो है वो बेच रहे हैं, उसके साथ साथ सड़कें बेच रहे हैं, तो ये बिजली बेच रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बहुत से लोगों का रोज़गार जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा ये एक और कहना है कि सरकार 21,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी है उसका प्रावधान करे और लाखों लोगों को जो योजना पर आधारित श्रमिक हैं उनको नाम निहाज का मानदेय मिलता है, उनको स्थायी किया जाए और उनको मजदूर मान के उन्हें परमानेंट किया जाए। इसके साथ साथ ठेका प्रथा जो है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ये परमानेंट काम के लिए ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद की जाए। और इसके साथ साथ जो है हमारे अभी 3 जो अध्यादेश हैं वो अध्यादेश पूरी तरह से देश को बर्बाद करेंगे, जो खेती के संबंध में लेके आए हैं। और बिजली कानून 2020 जो है ये पूरी तरह से मजदूरों को, किसानों को, सबको बर्बाद करेगा, इसलिए इनको वापस लिया जाए। और हम इन्हीं सवालों को लेकर के पूरे देश के अंदर एक लंबे अरसे से लड़ रहे हैं और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इसी के संबंध में आज का हमारा कार्यक्रम था। बिजली बिलों को कम करने की मांग को लेकर 2 दिन पहले बिजली के SC कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंची महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और गलत शब्द इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ महिलाओं में खासा रोष है। बुधवार को आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ने बिजली विभाग के एक्सियन के PA अरुण शर्मा पर ज्ञापन देने आई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
आम आदमी पार्टी महिला विंग की विमला मोदी ने बताया कि बिजली बिलों के विरोध में एससी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के तत्वावधान में ज्ञापन देने पहुंची महिलाओं के साथ वहां मौजूद अधीक्षण अभियंता के पीए अरुण शर्मा ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने अरुण शर्मा के खिलाफ जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया है और 3 दिन में कार्रवाई करने की मांग की है। हम बिजली विभाग गए थे परसों, तो वहाँ उसने जो लंबे लंबे बालों वाला बैठा था, एक मुंह ढका हुआ था, उसने सबको गाड़ियाँ निकाली, बस चलन रंडे आ गई यहाँ। और वहाँ से हम वापस आए, सैकड़ों लुगाइयाँ गई थी, औरतें गई वहाँ, और उन्होंने बस चलन औरतें रांडे कह के उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और ज्ञापन नहीं लिया। और उसके बाद उन्होंने हर औरत को बस चलन और ये कहने का कोई अधिकार नहीं था, रांडे बस चलन कहा उन्होंने। और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि आज उन्होंने लेडीज़ की बेइज्जती की है और औरत का सम्मान कहाँ रह गया जब उन्होंने इतनी बदतमीजी से पेश आए हैं वो लोग। तो आज हम ये चाहते हैं, हमने महिला थानों में भी एप्लीकेशन लगा के आए हैं और यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि इन लेडीज़ों की सुनवाई की जाए, क्योंकि जब सरकार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और महिलाओं के हित में कार्य करते हैं, तो कहाँ इज्जत रहेगी महिलाओं की जब 200 महिलाएं जाती है और बड़ी इज्जत से उनसे पेश आती है और वो इस बदतमीजी से पेश आते हैं कि ये रांडे आ गई यहाँ, इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस शख्स ने हमें कहा है उनका नाम हमने उसमें दे दिया है, उस टाइम हमें नाम का पता नहीं था, तो बेनीवाल जी ने नाम उनका पता करके बताया और हमने यहाँ कलेक्टर साहब को दी है, ज्ञापन दिया है और वहाँ हम महिला थाने में देखे हैं। इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को रखने का डिपार्टमेंट पे कोई फ़ायदा नहीं। बिजली बिल माफ करने सहित अन्य 18 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को सीटू ने टाउन थाना पर भी प्रदर्शन किया। सीटू पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी के माध्यम से भिजवाए। वापिस लो, वापिस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी LIC बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी BSNL बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी हवाई जहाज बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिल माफ करने, कृषि अध्यादेशों को वापस लेने, मजदूरों का हक दिलवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सीटू लेबर एंड पल्लेदार मजदूर यूनियन ने बुधवार को टाउन थाना पर प्रदर्शन किया। इससे पहले सीटू की सभा धान मंडी में हुई। इसमें सीटू पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद रैली के रूप में टाउन थाना के सामने पहुंचे और हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हमारा जो 10 श्रमिक संगठन है उनकी तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर आज कार्यक्रम था, विरोध दिवस था। और यहाँ CITU के तमाम लोग और तमाम यूनियनों के यहाँ बड़ी संख्या में हमने धान मंडी में आम सभा की और यहाँ SHO के मार्फत महामहिम जी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी 18 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते जो स्थिति आम जनता की है, हमारी मांग थी कि बिजली का बिल माफ़ किया जाए, उल्टा बिजली का बिल बढ़ के वो आ रहा है। दूसरी हमारी मांग थी कि 7500 रुपये हर खाते में जाए जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। तीसरा सवाल था कि तमाम गरीब जनता को 10 किलो अनाज और दूसरी खाने पीने वाली चीज़ें सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाए। और जो श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन मोदी सरकार ने किया है, तो अपने प्रोग्राम के वो ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन ये नशा, शहर के अंदर नशा और सट्टा और अवैध शराब इस शहर के अंदर इतनी फैल रही है कि कमाल करोगे साहब। मैंने कई जगह देखा है, उन्होंने पट्टी लिख रखी है, 1 2 3 4 5 ऐसे पट्टियाँ लिख रखी है और सारे आम सट्टा हो रहा है और पुलिस सोई हुई है। यहाँ आज पुलिस को भी जगाने का काम हम करेंगे। यहाँ एक बलराम सिंह का नाम का कोई थानेदार है जिसने ये यहाँ जब मुस्तकिस ने उन्होंने राजीपा कर लिया पार्टी दोनों ने, फिर भी वो कह रहा है उससे पैसे मांग लिए और उसका राजीपा नहीं सलटवा रहा। हमारे जैसे कोई आता है कि आप कौन हो यार, हम कहेंगे साहब आपके CI को फ़ोन करेगा, CI को करेगा तो मैं पक्का बिठाऊंगा, तो कल को SP को फ़ोन करेगा तो करने नहीं देगा हमें। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हमारी बात सही ढंग से गरीब के साथ अन्याय होगा तो जब तक लाल झंडा साथ में रहेगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर शहर के अंदर अवैध शराब, नशा, मेडिकल नशा, ये जितने सट्टे वट्टे बंद नहीं किए गए तो हम लगातार यहाँ धरने पर बैठेंगे।
टाउन की व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 3 पदों के चुनाव के लिए अब सीधी टक्कर होगी। मंगलवार को नामांकन वापसी के बाद अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 व्यापारी मैदान में रह गए हैं। वहीं सह सचिव पद के लिए एक ही नामांकन रहने से रमेश कुमार काटपाल का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। इससे पहले उपाध्यक्ष पद पर भी संतराम जिंदल निर्विरोध चुने गए हैं। नामांकन वापसी के बाद टाउन फूड ग्रेन चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए आशीष हिसारिया और रामलाल, सचिव के लिए अमित गोदारा और विजय कुमार गर्ग एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए विक्रमजीत संधा और अमित खेड़ा मैदान में हैं। शेष व्यापारियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। यहां बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 12 व्यापारियों ने नामांकन भरे थे, जिसमें 10 ने वापस ले लिए। वहीं सचिव पद से 3 व्यापारियों ने नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में अब 27 सितंबर की सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान टाउन के भटनेर पैलेस में होगा। इसमें कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। वहीं अब सीधा मुकाबला होने के कारण प्रत्याशी वोटरों से अपील करने में जुटे हैं। बुधवार को भी प्रत्याशियों ने टाउन धान मंडी में अधिकारियों से संपर्क साधा और वोट और समर्थन मांगा। वहीं प्रत्याशियों का कहना है कि वह व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करवाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए क्या बोले अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। सभी व्यापारियों ने मेरे को खड़ा किया है चुनाव में और मैं व्यापारियों के हित की रक्षा करूंगा और एफसीआई के अंदर जो गड़बड़ी होती है उसके मैं व्यापारियों का फुल जोर शोर से सहयोग करूंगा। एफसीआई मेन हमारे एफसीआई का ही मुद्दा होता है। एफसीआई के अंदर बारदाने की कमी होती है, लिफ्टिंग की दिक्कत आती है, पेमेंट की दिक्कत आती है। उसके कारण सबसे ज़्यादा वही है। उसके कारण उनकी व्यापारियों की सारी व्यवस्था में संपूर्ण में रखूँगा। मौजूदा कार्यकाल में थोड़ी एफसीआई के अंदर हमें बहुत व्यापारियों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है। खुंजा नहर पर मकासर की तरफ जाने वाले रास्ते को वन विभाग की ओर से बंद कर देने पर बुधवार को किसान आक्रोशित हो गए। किसानों का कहना था कि यह रास्ता बंद करने से किसानों का आवागमन ठप हो गया है। वहीं वन विभाग की दलील थी कि इस रास्ते से आने वाले पशु वन विभाग के पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। करीब 1 घंटे तक किसानों के विरोध को देखते हुए वन विभाग ने रास्ते को खोल दिया। नहर के ऊपर बने पुल के रास्ते को बाड़ के साथ ताला लगाकर वन विभाग ने बुधवार को बंद कर दिया। इस पर वहां मौजूद किसानों ने वन विभाग के प्रति रोष प्रकट किया और कहा कि खेत जाने के लिए किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों का आरोप था कि वन विभाग कर्मचारी पौधे लगाने की आड़ में पकी पकाई फसल तक खराब कर रहे हैं। किसान वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में वन रक्षक मोनिका ने यह रास्ता खोला। वहीं उनका कहना था कि उनके लगाए गए पौधों को पशु खराब कर रहे हैं। यदि पुल का रास्ता पूरे दिन खोल दिया जाए तो पशु सारे पौधे चढ़ जाते हैं। ऐसे में यह रास्ता सुबह जल्दी खोलने की बात कही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। सुनिए क्या बोले किसान और वन रक्षक। एक एसटीजी का पुल बना हुआ है, सरकारी नहर का पुल है, साधारण रास्ता है, आम रास्ता है। लोग यहाँ किसान भी यहाँ रोजाना निकलते थे। वो रास्ता वन विभाग के कर्मचारियों ने पौधे लगाए हुए। हम पौधों के पर्यावरण को मानते हैं कि पौधा हम भी लगा रहे हैं पंचायत की तरफ से और पूरा गांव भी इसमें लग रहा है, सहयोग दे रहा है। लेकिन ये आम रास्ता बंद करने का जो सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के नहर की पक्की की है और उसके पुल बनाए हैं और आम रास्ता निकलने के लिए बनाया है, वो बिना बताए किसान के वो गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उस ताले के विरोध में आज किसान अपना खेत जाने के लिए वहाँ रुक रहे हैं कि पौधों को हम पालने के लिए, उसको पानी देने के लिए किसान सहयोग है और किसान की फसल भी वन विभाग के कर्मचारियों ने जो पक्की फसल है नरमे की, टिंडे लगे हुए हैं, चावल पके हुए हैं, उसको भी उजाड़ दिया। नहर के ऊपर तो वन विभाग ने दरख्त लगाए हैं, तो हमने आज से 1 हफ्ता पहले डीएफओ से मिले तो उन्होंने हमारे को एक आध बाउंड्री छोड़ के हम 6 फुट के बाद में पौधे लगाएंगे, तो वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया। उन्होंने कोई 6 फुट छोड़ के पौधे नहीं लगाए हैं, हमारी बाउंड्री पे लगाए हैं। और कल को अगर वो बाउंड्री पे हमारे को नुकसान होता है तो उसका मुआवजा कौन देगा? हमारे खेतों में उसकी छाया जाएगी, हमारे किसानों के वो हल टूटेंगे। फिर भी हमने संतुष्टि की, परंतु आज की तारीख में इन्होंने नहर के ऊपर जो पुल है उसको ताला लगाकर बंद कर रखा है। किसान आज नरमे और चुगाई का मतलब काम चल रहा है, उसके अंदर इतने परेशान हो रहे हैं कि हमारा यहाँ से आना जाना दुर्भर हो रहा है।
हम इसकी जिम्मेवारी उनको भुगतनी पड़ेगी, चाहे वन विभाग भुगते चाहे कृषि विभाग भुगते। हमारा रास्ता बंद कर रखा है, हम इसकी आंदोलन करेंगे। सर ये विवाद इस चीज़ का चल रहा है, रात को सर आवारा पशु घूमते हैं और दिन में सर ग्वाले हैं जो वो अपने पशुओं को लेके आते हैं। कम से कम भी उनके पास 200, 250, 300 तक के पशु है। जमींदार अपनी बाड़ी उनको किराए पे दे देते हैं चराने के लिए। उनकी वजह से सर मेरे पौधों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक दिन में मैं 1000-1500 पौधा लगाती हूँ, जिसमें कि मेरे को 500-700 पौधा सुबह खाया हुआ मिलता है, कई उखाड़े हुए भी मिलते हैं। इसलिए सर मैंने यहाँ पे ताला लगाया कि सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे लगा दूंगी और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग खोल दूंगी, ताकि जमींदार को किसी बात की कोई परेशानी ना आए, वो अपने खेत में आराम से आ जा सके। टाउन के गांव 32 SSW में बाइक से घर लौट रहे व्यक्ति की हत्या कर शव नरमे की फसल में फेंकने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नायक समाज सहित समस्त ग्रामीणों ने सरपंच पंची सिंह व नायक समाज के प्रदेश महामंत्री नारायण नायक के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। घटना को 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डीएसपी नारायण सिंह भाटी को मामले से अवगत करवाते हुए कहा कि अगर 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ग्रामीण और नायक समाज आंदोलन उग्र करने को मजबूर होगा। मामले के मुताबिक 30 SSW निवासी राजेंद्र नायक ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि गांव किशनपुरा दिखनादा निवासी ब्रिजलाल सुथार ने 15 सितंबर की सुबह 9 बजे उसके बड़े भाई मदनलाल को धमकी दी थी कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद 15 सितंबर की रात करीब 10 बजे उसका भाई मदनलाल किशनपुरा दिखनादा रोड से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर 30 SSW की तरफ आ रहा था। रास्ते में ब्रिजलाल सुथार ने उसके भाई मदनलाल की बाइक के पीछे 3 गाड़ियां लगा दी। इसके बाद उसके भाई मदनलाल को जान से मारकर शव 30 SSW से 32 SSW रोड पर स्थित नरेंद्र सिंह के खेत में फेंक दिया। राजेंद्र नायक के अनुसार इससे पहले जब ब्रिजलाल सुथार ने उसके भाई मदनलाल के पीछे गाड़ियां दौड़ाई तो मदनलाल ने इसकी जानकारी रास्ते में 30 SSW से दुकान में अपने जानकार को दी थी। इसके बाद वे मदनलाल को पूरी रात तलाशते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 16 सितंबर को सुबह करीब 6 बजे जब वे मदनलाल को ढूंढ रहे थे तो गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि मदनलाल की बाइक 32 SSW रोड पर स्थित नरेंद्र सिंह के खेत में नरमा की फसल के बीच पड़ी है। जब वे मौके पर पहुंचे तो नरमा की फसल में बाइक के पास ही उसके भाई मदनलाल का शव पड़ा मिला। बाइक के पास ही हेलमेट पड़ा हुआ था। राजेंद्र नायक ने आरोप लगाया कि ब्रिजलाल सुथार वगैरह ने उसके भाई की हत्या कर शव को नरमा की फसल में फेंक दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर ब्रिजलाल सुथार के खिलाफ नामजद व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज से 8 रोज पूर्व 30 SSW के अंदर मदन नायक का मर्डर होता है और गांव के खेत के अंदर कई पेड़ के पास पड़ा मिलता है और उसके इर्द गिर्द के अंदर अगर पुलिस तफ्तीश करे तो और गांव के लोगों ने देखा तो वहां सबूत भी कुछ दारू के पाउच और खाने की वस्तु मिली और बार बार वहाँ की लोकल पुलिस को थाने में जाकर गुहार कर रही है परिवार के लोग कि इनको ये हमारा मामला और ये मर्डर हुआ है और ये लोग है, लेकिन अभी तक कोई न्याय की मांग नहीं है और आज तक किसी प्रकार किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया। आज एसपी मैडम से मिलकर हम ये कहते हैं भी न्याय की मांग करने के लिए गांव के प्रमुख लोग आए हैं, समाज के व्यक्ति आए हैं और एडिशनल SCP SC/ST सेल से भी मिलने आए हैं कि आप इसके अंदर जांच कर और मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार करें। और एक तरफ एडिशनल एसपी से जब फोन पे बात की तो वो कहते हैं कभी इनका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 12वां हो जाए 10वां हो जाए तो सर पूरा समाज और पूरा गांव और पूरा परिवार रो के बिलख रहा है और मुलजिम जो है सरेआम घूम रहा है। ये कब तक चलेगा? पूरे समाज और परिवार ने ये 2 दिन का टाइम दिया है और 2 दिन में अगर वो अरेस्ट होता है ठीक है, नहीं तो फिर जो समाज है वो अपनी भाषा से बात करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय उदयपाल सारस्वत के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन टाउन भटनेर पैलेस में हुआ, जहां स्वर्गीय सारस्वत की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और समाज को दिए गए उनके योगदान, हनुमानगढ़ की जनता के साथ उनके सहयोग, उनके कार्यों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने उन्हें गरीबों के मसीहा और सच्चे राजनेता के रूप में पहचाना। आदर्श थे, क्योंकि आज हम देखते हैं जिस तरह से समाज के अंदर जो युवा पीढ़ी आ रही है और जिस तरह का वो राजनीति के अंदर जिस तरह के रहन सहन, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो तमाम चीजें से ऊपर असल में उदयपाल जी वास्तव में समाजवादी नेता थे और समाजवादी
जो व्यवस्था है, समाजवादी जो चिंतन है, उन्होंने अपने जीवन में उतारा। और जब से करीब 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने देखा है उनको नज़दीक से, तो बहुत ही सरल जीवन के साथ कभी ऑटो में आते जाते रहते थे, पैदल भी चलते रहते थे। ये नहीं था कि मैं कोई गाड़ी से, साधन से जाना, किसी के साथ कोई भी आ गया उसके साथ वो चले गए, उससे जाति नहीं पूछी, उससे धर्म नहीं पूछा, उससे ये नहीं पूछा कि तू कहाँ रहता है। आज हनुमानगढ़ के बटनेर पैलेस में स्वर्गीय श्री उदयपाल जी सारस्वत साहब के निधन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। शहर के ग्रामीण क्षेत्र के बासिंदे एकत्रित हुए हैं यहाँ, सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं जितना कुछ उनको जानता हूँ, उनके कई रूप थे। वो हनुमानगढ़ बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता थे, एक सच्चे राजनेता थे, गरीबों के मसीहा माने जाते थे, सामंतवाद का विरोधी माने जाते थे, वो समाजवाद के पक्षधर माने जाते थे। और आज उन्हीं सब बातों को याद करते हुए हनुमानगढ़ को और यहाँ की जनता को जो अपूर्णीय क्षति हुई है, निश्चित रूप से जो परिवार को क्षति हुई है उसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। इसके साथ साथ शहर का हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ था वो इस बात से दुखी है कि ऐसा व्यक्ति हमें फिर कहाँ मिलेगा। उदयपाल जी सारस्वत एक वकील तो थे ही, विद्वान वकील थे हमारे, और राजनेता भी थे, समाज सेवी भी थे। उदयपाल जी और हम 60 साल तक लगातार साथ रह करके सरकार के गलत कानूनों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। भाखड़ा की लड़ाई और राजस्थान कैनाल के ज़मीन की नीलामी की लड़ाई हम लोगों ने मिल करके लड़ी, और सुखाड़िया जी की सरकार को वो कानून निरस्त करना पड़ा, और उस कानून के निरस्त होने के बाद लाखों मुरब्बा ज़मीन लाखों किसानों को अलॉटमेंट हुई। भाई उदयपाल जी और कॉमरेड शोपत सिंह, कॉमरेड गुलाम मोहम्मद, प्रेम जी और दूसरे हमारे साथी जो थे, वो हमारी एक टीम थी उस ज़माने की। बचपन में आपने भी हाथी की सवारी की होगी, इसमें बेहद लुत्फ भी आया होगा। जी हाँ, इन दिनों हनुमानगढ़ में भी बच्चे हाथी की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हनुमानगढ़ की गलियों में आया हाथी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां बच्चे हाथी पर बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं, वहीं हाथी और इसे लेकर पहुंचे लोगों को भी हनुमानगढ़ की गलियां खूब रास आ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जंक्शन की गलियों में इन दिनों बच्चे हाथी की सवारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। गलियों में घंटी की आवाज के साथ जब गली में हाथी के कदम पड़ते हैं तो बच्चे और बड़े क्या सभी गजराज की एक झलक देखने को बेताब नजर आते हैं। यही नहीं, बच्चों को हाथी की सवारी शाम से करवाई जा रही है। दरअसल इन दिनों हनुमानगढ़ में मथुरा वृंदावन के कुछ लोग हाथी को लेकर हनुमानगढ़ आए हुए हैं। कोरोना काल में काफी समय बाद इस तरह का नजारा गलियों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हाथी की सवारी कर बच्चे खुश हो रहे हैं, वहीं हाथी लेकर पहुंचे लोग इस पेशे से अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। बहरहाल हाथी को देखकर यही कहा जाएगा कि हालात कैसे भी हों, आप अपनी मस्त चाल में चलते जाइए। टाउन में बुधवार दोपहर एक घोड़ा बेकाबू होकर गाड़ी समेत तेज दौड़ने से बड़ा हादसा टल गया। घोड़े ने करीब आधा किलोमीटर तक तेज दौड़ते हुए उत्पात मचाया। यही नहीं, घोड़ा गाड़ी के चालक को इससे गंभीर चोटें आई है।
घोड़े को दौड़ता देख दुकानदार भी दुकानों से बाहर आ गए। आखिरकार चालक ने ही इस पर काबू पाया, तब लोगों ने राहत की सांस ली। जंक्शन से टाउन जा रही एक घोड़ा गाड़ी से बंधा घोड़ा क्रेन के तेज हॉर्न से बिदक गया और बेकाबू होकर तेज दौड़ने लगा। घोड़ा इतना बेकाबू हुआ कि चालक को घसीटते हुए आधा किलोमीटर तक दौड़ता रहा। इससे घोड़ा सवार शाहरुख के सिर और गर्दन पर काफी चोटें आई हैं। यही नहीं, घोड़ा गाड़ी ने बाजार में रखा सामान तोड़ दिया, वहीं एक स्कूटर को भी नुकसान पहुंचा है। भागते घोड़े को देखकर लोग एक बार सहम गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। इसके बाद समय रहते चालक ने घोड़े पर काबू पाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर से घोड़ा रेला आया और यहाँ से स्कूटर पड़ा था ये पेड़ के अंदर। एक आदमी बच गए यहाँ से। ये नुकसान है आपके सामने है, जो भी है ये पेड़ का और ये स्कूटर का जी। ये अपने आप अकेली आई ये बात। वो ऐसे लगा कि जैसे जो भी इसके आगे आता सब खत्म था। बस उसके लड़के के आई है जो जिसका घोड़ा रहता। जंक्शन से आ रहे थे जी, ट्रेन आई और मैं जाए पर ट्रक का वो घोड़ी को रोक रहा था ना। तेरे भी लगी थी बेटा तेरा खून आ रही नहीं है। क्या नाम है आपका? शाहरुख। तो और भी नुकसान हुआ है क्या कोई? तो रेडी का है बस, एक मोटरसाइकिल आया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।